नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मंत्री को सरकार क्या क्या देती है, सैलरी कितनी रहती है और अदर यानी कि बहुत ही चीज़ें क्या क्या देती है और उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है और उनको हटाया कैसे जाता है। शिक्षा मंत्री के बारे में A to Z जानकारी पढ़ने वाले हैं। ये जानकारी एक पढ़े लिखे समाज के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पढ़े लिखे और जो भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो भारत में शिक्षा मंत्री दो तरह के होते हैं। एक होते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो केंद्र सरकार में होते हैं और एक होते हैं राज्य शिक्षा मंत्री जो राज्य सरकार में होते हैं। अब बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 75 के तहत केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब बात करें नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं चुन सकता। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा मंत्री बनने के लिए व्यक्ति का लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि वह सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होती है। अब बात करें राज्य शिक्षा मंत्री की यानी कि स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। राज्य शिक्षा मंत्री को संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करें शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि शिक्षा मंत्री को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो शिक्षा मंत्री को पद से हटाने के कई तरीके हैं जिनका वर्णन संविधान में मिलता है। सबसे पहला है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल कभी भी प्रधानमंत्री या फिर सीएम की सिफारिश पर शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 75(2) और अनुच्छेद 164(2) में इनका वर्णन मिलता है। और बात करें या फिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देकर भी अपना पद छोड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री खुद अपना इस्तीफा राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। अब बात करें अविश्वास प्रस्ताव या फिर सरकार कैसे गिरती है। यदि लोकसभा या विधानसभा में पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है या फिर सरकार जो है अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों जैसे कि शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, चाहे जौन सा भी मंत्री हो, सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। अब बात करें संसद या फिर विधानमंडल की सदस्यता खत्म होने पर क्या होता है। यदि मंत्री संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है या अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसकी मंत्री पद की कुर्सी चली जाती है। जैसे कि वो शिक्षा मंत्री है तो उस पद से हट जाएगा। अब बात करें शिक्षा मंत्री की सैलरी और भत्ते, यानी कि शिक्षा मंत्री को सैलरी कितनी मिलती है और अदर भत्ते उनको क्या क्या मिलते हैं। देखिए, संसदीय नियमों के अनुसार मंत्रियों को वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 106 में वर्णित है। अब बात करें मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी कितनी रहती है। एक कैबिनेट मंत्री को संसद सदस्य यानी कि MP के रूप में मिलने वाला मूल वेतन लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह होता है। 1 लाख रुपए प्रति माह। और मंत्री होने के नाते उन्हें अन्य दैनिक व सत्कार भत्ते भी मिलते हैं। अब बात करें सत्कार भत्ते यानी कि सत्कार भत्ता क्या होता है। कैबिनेट मंत्रियों को मेहमान नवाजी या आधिकारिक बैठकों के लिए अलग से रुपया पैसा मिलता है, अलग से बंगलू वगैरह मिलते हैं। अब बात करें दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता में संसद सत्र या आधिकारिक दौरों के दौरान अलग से दैनिक भत्ता दिया जाता है। ये समझिए एक शिक्षा मंत्री को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मूल वेतन और भत्ता, सत्कार भत्ता, दैनिक भत्ता और कई सारे भत्ते हैं। ये समझिए एक संसद या कोई भी होता है मंत्री, उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलता है। अब बात करें शिक्षा मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं। शिक्षा मंत्री को पैसे के अलावा सरकार की तरफ से भारी भरकम सुविधाएं मिलती हैं।
बात करें आसमान को छूने वाली सुविधाएं, आधिकारिक आवास यानी कि आधिकारिक आवास या तो फिर राजधानी दिल्ली या फिर राज्य की राजधानी में मुफ्त में एक बहुत ही बड़ा वीआईपी आलीशान बंगलो मिलता है जिसका बिजली पानी बिल सभी यहां पर मुफ्त रहता है। नेक्स्ट मिलने वाली सुविधाएं वाहन और सुरक्षा, घूमने के लिए नीली लाल बत्ती या सरकारी गाड़ियां अक्सर काफिले के साथ यानी कि काफिले के साथ जितनी गाड़ियां चलती हैं वो, और सुरक्षा के लिए गनर सुरक्षा कर्मी एक्स या फिर वाई सिक्योरिटी के साथ। अब बात करें मुफ्त यात्रा यानी कि फ्री ट्रैवल, देश भर में ट्रेन और हवाई जहाज यात्रा बिल्कुल मुफ्त रहती है यानी कि सरकार अपने खर्चे से यहाँ पर सब कुछ करती है, और साथ ही टेलीफोन इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। नेक्स्ट है चिकित्सा सुविधा यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज, खुद को और पूरे परिवार के लिए एम्स या बड़े सरकारी अनुबंधित अस्पतालों में मुफ्त और उच्च स्तर का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। अब बात करें सबसे जरूरी पॉइंट की पेंशन, एक बार मंत्री या सांसद बनने के बाद जीवन भर के लिए पेंशन की सुविधा मिलती है। ये देखकर बुरा तो बहुत लगता है भाई कि एक बार मंत्री या फिर सांसद बन जाओ और जीवन भर के लिए पेंशन पाओ। यहाँ पर एक अग्निवीर जवान है जो सिर्फ 4 साल के लिए जा रहा है, उसको ना ही मेडिकल फैसिलिटी ना ही कुछ मतलब ना ही पेंशन, यहाँ पर कुछ भाई नहीं दिया जा रहा। अग्निवीर को देखकर बुरा तो भाई लगता है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, सरकार की भी उसमें कोई सोच रही होगी या फिर उनको थोड़ी सी अपनी जेब भरनी होगी। अब बात करें शिक्षा मंत्री के मुख्य कार्य और शक्तियां क्या होती हैं यानी कि शिक्षा मंत्री के पास क्या क्या शक्तियां रहती हैं। इसमें देश या फिर राज्य में नई शिक्षा नीति यानी कि NEP और शैक्षणिक सुधारों को लागू करना होता है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर IIT या IIM और स्कूलों के कामकाज की देखरेख करना होता है, और शिक्षा बजट का निर्धारण करना और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना ये भी शिक्षा मंत्री का कार्य होता है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्य होता है पूरे देश में चल रही शिक्षा प्रणाली को कैसे मैनेज करना है। सभी यहाँ पर जितने भी शिक्षा के मैनेजमेंट होते हैं सभी शिक्षा मंत्री को देखने होते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति उसके पास ना ही कोई डिग्री है ना ही कुछ है। ये समझिए जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद पर थे तो उनके पास ओनली मास्टर की डिग्री थी यानी कि MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब बात करें नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की, उनके पास मात्र BA की डिग्री है यानी कि हमारे आस पड़ोस में BA को बर्बाद आदमी बोलते हैं। ये समझिए उनके पास भाई BA की डिग्री है। BA की डिग्री रखने वाला मंत्री शिक्षा मंत्री है, जिसके पास BA की डिग्री है, मात्र BA की डिग्री, वो शिक्षा मंत्री पद पर भाई बैठा हुआ है। अब आप ही लोग सोच सकते हैं BA पास किए वाला बंदा भाई पूरे देश के सिस्टम को चलाएगा यानी पूरे शिक्षा तंत्र को चलाएगा। जो भाई डॉक्टर वगैरह इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं वो लिए भाई उनके अंडर काम करेंगे क्या? जब इससे अच्छा तो हमारे मरे हुए राघव चड्ढा ही अच्छे थे, यूथ के लिए वो इंस्पिरेशन बन चुके थे। लेकिन भाई अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, अगर इस दुनिया में वो होती तो शायद है वो ही शिक्षा मंत्री बनते। बाकी सब आपको क्या लगता है एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।